everyone, good morning to all of you, and today we will discuss about the organizing topic. In the last video of 12th business class हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हमारा क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने रीड किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग है वो हमारा मैनेजमेंट फंक्शन का सेकंड स्टेप है, यानी कि सेकंड पार्ट है। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमने ये देखा था कि कोई भी काम करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें इन फ्यूचर क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और जब हम किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उसको एक फिजिकल फॉर्म देने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, वो भी हमें करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के सेकंड फंक्शन के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी वर्किंग कंडीशंस है, जो भी हमारी जॉब्स है, उन सभी चीज़ों का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग हम जैसे क्लास वीडियो में पढ़ी चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमें ये पता है कि हर एक टॉपिक का या फिर हर एक फंक्शन का अपना एक महत्व है, किसी भी बिजनेस के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स किसी भी स्पेशल कार्य के अंदर या स्पेशल वर्क के अंदर कोई स्पेशलिटी होना। स्पेशलिटी होने का मतलब हमारा ये हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो जिस काम को करने में क्या होता है, सक्षम होता है, एबल होता है, उसको वही काम आपका दिया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वर्क को, पूरे वर्क को अलग अलग पार्ट्स में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको क्या होता है, मिल जाता है। और जब कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा उसकी स्पेशल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो एक स्पेशलाइजेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है और उस काम को करने में वो एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी एक काम बार बार करेगा या रिपीटेटिव नेचर में करेगा तो उस काम को करने में वो क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। सेकेंड वन इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। कि जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके अंडर काम करेगा। अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारा। तो यहाँ पर अलग अलग जो वर्किंग रिलेशनशिप है हमारी वो क्लियर हो जाती है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए ऑर्डर लेना है, कोई परमिशन लेनी है, तो वो किस अथॉरिटी से लेगा। तो यहाँ पर जो वर्किंग रिलेशनशिप है हमारी वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हम हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस को जब आप क्या करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कार्यों की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी डिफरेंट हमारे काम होते हैं, या ऑर्डर देने का काम है, कोई भी काम करवाने का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का काम है, ये सारी बातें पहले से ही क्या होती है, क्लियर होती है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो इस तरीके से इन सब बातों में जब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती तो हमारे बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग है वो काफी ज्यादा क्लियर और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप में रखती है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज है उनका जो यूटिलाइजेशन होता है, उनका जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम का मतलब ये है कि उनके अंदर किसी प्रकार की
वेस्टेज ना हो, या फिर कोई भी काम जब आप रिपीट कर देते हो, 2 बार कर देते हो, तो वहाँ पर भी आपका जो मटेरियल है, रिसोर्सेज है, या फिर हमारे जो मैन वर्किंग पीपल है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो हमारी वेस्ट हो जाती है दोबारा उस काम को करने में। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो जाता है, ना तो अंडर यूटिलाइजेशन होता और ना ही ओवर यूटिलाइजेशन होता। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा काम कब करना है, किस तरीके से। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिसोर्सेज आपने असेंबल किए, आपने अरेंज किए हैं काम करने के लिए, आपने वर्क को क्या किया है, डिवाइड किया है, कौन सा काम आपका होगा, कौन किस काम को करेगा, किस तरीके से करेगा, कौन किस काम को करने के लिए कब ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का आपका यूटिलाइजेशन हो जाता है और उनकी वेस्टेज होने से आपकी जो एक वेस्टेज की आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये हम इसके अंदर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अडॉप्शन टू चेंज, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी हमारी, आपको ये पता है कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, वो क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंजिंग है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती हैं हमारी चीजें। पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई, कोई नया रूल आ गया, कोई नया एक्ट बन गया है, कोई नया सेक्शन बन गया है। तो यहाँ पर जितनी भी जो कंडीशंस है हमारी क्या होती है, चेंजेस होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो उनको अडॉप्ट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी अगर हम हमारे बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप है, फंक्शन है, मैनेजमेंट के द्वारा वो किया जाता है। तो जितने भी हमारे ओवरऑल चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उनको अडॉप्ट करने में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आती। तो इस तरीके से इसकी ये भी एक इम्पोर्टेंस हमारी मानी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब आपका ये हो जाएगा, पर्सोनल हम इसको बोलते हैं। तो पर्सोनल का मतलब आपका क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब जो भी व्यक्ति हमारे बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सभी का हमें ये पता होता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्वालिफिकेशन का होगा, उसको कौन सा काम दिया जाएगा, कौन सी जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी मनुष्य काम कर रहा है, लोअर लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, हायर लेवल पे हो, तो उनकी डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। वर्क को आपने अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, यानी कि आपने डिपार्टमेंट बना दिए। डिपार्टमेंट के अंदर आपने जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किए हैं। जो व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम होगा, माहिर होगा, उसको वही काम आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल के अंदर आपका जो व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, जो जिस काम को करने में एबल है, जब आप उसको वही काम दोगे और वो व्यक्ति उस काम को बार बार करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हमारी क्रिएट हो जाती है इसके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना और उसके ग्रोथ यानी कि उसका टाइम टू टाइम जो क्या होता है, विकास होता है हमारा, वो भी हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब ऑर्गेनाइजिंग होने के कारण आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, तो इसके अंदर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब जैसे आप अभी फिलहाल एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे थे, इन फ्यूचर आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो कर गया, आपको अच्छे प्रॉफिट होने लगे, तो आपने सोचा कि क्यों ना आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी डील करने लग जाओ, ताकि आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस का जो लेवल है वो बढ़ा सके, और बिजनेस का लेवल बढ़ाने के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको ज़्यादा गेन हो सके। तो इसके अंदर बिजनेस को एक्सपेंड करना और ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग की हमारी इम्पोर्टेंस जो होती है वो बिजनेस के अंदर हमारी जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग को अगर आप यूज करते हो तो सारी चीजें जो होंगी आपकी बिना किसी रिपीटेटिव नेचर के जो वर्क है वो प्रॉपर आपका टाइम पे हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपको कौन सा काम करना है, कब करना है, किसका ऑर्डर लेना
लेना है, किसकी परमिशन लेनी है, आपने किसको ऑर्डर देना है, किसको अथॉरिटी सौंपनी है, किसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपने वो असाइन करनी है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है पॉइंट्स होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस है वो हमारी प्रूव होती है। तो अब हम ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस के बाद बात करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमारी कितने टाइप की होती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे type of business organization. There are the two type of business organization. First one is formal and second one is इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा सेकंड पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप जो होती है वो किसके बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जो बॉस होता है और जो उसके अंडर व्यक्ति काम करता है, वर्कर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, उनके बीच में। तो एक फॉर्मल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्रिएट करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कुछ सेट क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सेट हमारे पहले से ही डिसाइडेड कुछ रूल्स और क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इन रूल्स और रेगुलेशंस को ही हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। आप डायरेक्ट किसी से अपना कोई पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। अगर कोई आपका बॉस है तो उसको एज ए बॉस आपको रिस्पेक्ट देकर उसी तरीके से, उसी वे में उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर कोई बात कहनी है तो वो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर वो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एज ए फ्रेंड भी है तो आप उससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक उसके साथ आप काम कर रहे हो एज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप आप उसके साथ नहीं रख सकते। वही सिस्टम आप फॉलो नहीं कर सकते जो आप बिजनेस से बाहर उसके साथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ पर किसी भी बिजनेस में कुछ सेट रूल्स और क्या होते हैं, हमारे रेगुलेशंस होते हैं। और ये जो सेट रूल्स या हमारे रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो हमें करना पड़ता है। हम इसके अंदर एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ए है, ये बॉस होगा, उसके बाद बी, सी, डी और ई। हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि डी ने कोई इंफॉर्मेशन किसको देनी है, ई को देनी है। तो डी ने अगर कोई इंफॉर्मेशन ई को देनी है तो जो डी है सबसे पहले बी के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए, उसके बाद वो ए के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, उसके बाद सी के पास और उसके बाद ई के पास। तो एक कम्युनिकेशन का क्या होता है, सिस्टम होता है इसके अंदर, और जो ऑर्डर होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं एक एज अ रिस्पेक्ट के वे से। और साथ के साथ जो रूल्स होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कि हमारा जितने भी सेट रूल्स और रेगुलेशन है, इसके अंदर जो मैनेजर होते हैं वो स्पेशली लीडर का काम करते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट के हमारे क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो एज ए लीडर का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होती है, हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर कुछ सेट रूल्स और क्या होते हैं, हमारे रेगुलेशंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस के बारे में कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस हमारी क्या क्या होती है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक वर्किंग। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक वर्किंग कि जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है। सिस्टमैटिक तरीके से होने का मतलब आपका ये होगा कि आपको प्री डिटरमाइंड रूल्स और रेगुलेशन क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन को जब आप फॉलो करते हो तो आपका जो काम है वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। आप किसी से फ्रेंडली नेचर में बिहेव नहीं कर सकते, चाहे कोई वर्कर होगा, चाहे कोई आपका सुपीरियर है, चाहे कोई आपका सबऑर्डिनेट है। उसके बाद हेल्प इन
बिजनेस के जो क्या होते हैं उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके हम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो हमारे बिजनेस के उद्देश्य हमें इजीली क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। उसके बाद नो रिपीटिशन ऑफ वर्क, यानी कि जो हमारा काम होगा हमें ये पता है कि कौन से सबऑर्डिनेट को, किस सुपीरियर पर्सन को, किस व्यक्ति ने किसको कोई काम जो है वो कब सौंपा, कब ऑर्डर दिया, उस काम को कितने समय में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्क के रिपीट होने की किसी प्रकार के कोई चांसेस हमारे नहीं होते, या उसके ओवरलैपिंग के हमारे चांसेस नहीं होते कि वो हमारा दोबारा से हो जाए। और साथ के साथ हमारी जो ह्यूमन बीइंग की एक तरीके से कैपेबिलिटी है या फिर जो हमारा टाइम है वो सारी चीजें वेस्ट हो। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी साथ के साथ बना रहता है। अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हो तो जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस माना जाता है, उसका सार जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में होना भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ आगे जो कंट्रोलिंग का, डायरेक्टिंग का या जो स्टाफिंग का पोर्शन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर होना भी क्या होता है, मस्ट होता है। उसके बाद मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, यानी कि काम के ऊपर क्या करता है, ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा फोकस करता है। तो ऐसे काम जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे काम के ऊपर ये क्या करेगा, फोकस करेगा। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की है। उसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारी। सबसे पहले है डिले इन एक्शन, कि कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन जब हमें लेना पड़ेगा तो उसके अंदर देरी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फॉर्मल तरीके से आप क्या करते हो, जैसे किसी वर्कर को कोई काम करने से रिलेटेड कोई डिसीजन एट ए टाइम लेना पड़ जाता है तो वो अपने बिहाफ पे नहीं ले सकता, वो पहले किसको कहेगा, फॉरमैन को कहेगा, फॉरमैन आगे अपने मैनेजर से पूछेगा, तो एक लंबा जो प्रोसीजर होता है डिसीजन लेने का वो हमारा क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी स्टेप के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर, किसी भी कंडीशन के ऊपर कोई भी एक्शन लेना हो तो उसके अंदर देरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इग्नोर द सोशल नीड्स, की हमारी जो सोशल नीड्स है, सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, 5 बेसिक क्या होती है, 5 हमारी क्या होती है, 5 टाइप की नीड्स होती हैं। मोटिवेशन के अंदर ये हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन चैप्टर के अंदर, कि 5 टाइप की नीड्स के अंदर सबसे पहले जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करने के बाद, कि जैसे रोटी कपड़ा मकान है उसको पूरा करने के बाद एक सोशल नीड की आवश्यकता है हर एक व्यक्ति को, कि वो अपनी फैमिली सिस्टम या जो आपस में फ्रेंड्स वगैरह हैं, कि उसको समाज के अंदर भी कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल या जो उसका फैमिली सिस्टम है उन सबसे भी एक तरीके से जो लव और अफेक्शन है वो उसको मिलता रहे। तो यहाँ पर सोशल नीड्स की इग्नोरेंस हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन है कि एक जो रिलेशनशिप है सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर वही आप फॉलो करोगे, आप पर्सनली वहां पर किसी प्रकार की कोई बातचीत या अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हम बात करेंगे हमारी जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई सेट रूल्स या रेगुलेशन हमारे नहीं होते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर एक इस तरीके से इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन होने का मतलब ये होगा कि आपस में उनकी जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके की होगी कि वो सोशली अपने आप को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए भी अपनी फीलिंग्स जो है पर्सनली वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला है हमारा फास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि
कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो फास्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते। तो आपका मन जिससे चाहेगा, जब चाहेगा, कोई भी काम से रिलेटेड या कोई पर्सनल बात से रिलेटेड वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। फुलफिल सोशल नीड की जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं कि आपको फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, आपको जो फैमिली सिस्टम है वो भी चाहिए, तो वो भी आप इसके अंदर आसानी से एक्वायर कर सकते हो। करेक्ट फीडबैक, आपको फीडबैक एक तो टाइमली बहुत जल्दी मिल जाती है, और दूसरा सही फीडबैक भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। सही फीडबैक मिलने के चांसेस का मतलब आपका ये हो जाएगा कि जब आप किसी के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल वे में भी रहोगे, आप उसके फ्रेंड के तौर पर भी रहोगे, तो आप उसकी जो वर्किंग कंडीशन है उनके बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में वो आसानी से आप उससे फीडबैक ले सकते हैं और आसानी से आप उससे जान सकते हैं। फिर बात आती है सेंस ऑफ यूनिटी की। सेंस ऑफ यूनिटी के अंदर की जो हमारी एकता है वो बनी रहती है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी व्यक्ति काम करते हैं, तो वहां पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी एक जो यूनिट है वो बनी होती है, एक जो एकता है वो बनी होती है, उनका एक जो लीडर है वो एक व्यक्ति काम करता है उसके तौर पर। तो इसी तरीके से जब वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी एक ही लेवल पे, तो एक यूनिटी की जो सेंस है, एकता की जो सेंस है वो हमारी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपने पढ़ा कि कोई सेट रूल्स या रेगुलेशन हमारे नहीं होते। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा कि रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इसके अंदर पर्सनल जो हमारी फीलिंग्स है उसको जाहिर नहीं कर सकते, इसके अंदर आप पर्सनल फीलिंग को जाहिर कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों में आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।